चलिए आज देखते हैं हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक दैट इज सेट्स। सेट्स के साथ हम लोगों ने पहले भी बहुत कुछ स्टडी कर लिया था। आज हम लोग सेट की एक पावर बिल्डिंग सेट के बारे में पढ़ेंगे कि पावर सेट किसको बोलते हैं। इसी के साथ साथ आज हम लोगों ने जो कंसेप्ट स्टडी करना है वो है आपके पास रिलेशंस एंड फंक्शंस। किसको रिलेशन बोलते हैं, किसको फंक्शन बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, हमने ये सारी चीज़ें इस पूरी की पूरी वीडियो में देखनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहली बात करते हैं पावर सेट की। तो आपके पास पावर सेट क्या होता है? देखो पावर सेट होता है नंबर ऑफ ऑल द सबसेट, नंबर ऑफ ऑल द सबसेट्स। कितने भी सबसेट किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी भी आपके पास एक सेट का बन सकते हैं, उसको हम लोग जो है उसका पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट किस तरीके से निकाला जाता है? जैसे मान लीजिए कि एक सेट है ए और इसके दो एलिमेंट्स हैं 1, 2। तो मैं बोलता हूँ पावर सेट ऑफ ए निकालिए। तो पावर सेट ऑफ ए होगा, सबसे पहले याद रखना कि फाइव इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। तो 5 आएगा हमारे पास, उसके बाद इंडिविजुअली 1 आएगा, उसके बाद आएगा इंडिविजुअली 2, उसके बाद आएगा आपके पास 1, 2। तो इसके जो टोटल एलिमेंट्स बने 1, 2, 3, 4, तो 4 बनेंगे। पावर सेट के एलिमेंट्स निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन पावर सेट ऑफ ए, फॉर्मूला क्या आता है 2 रेज टू द पावर n। तो यहाँ पे n कितना है? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस पूरे के पूरे इसमें, तो a के पास 2 एलिमेंट है तो इट बिकम्स 2 रेज टू द पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो इसमें देख लीजिए 4 ही आपके पास कंडीशन बनेगी। अब सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू, तो हमारे पास किस तरीके से काम करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सेट है, इस सेट को मैं बोल देता हूँ आपके पास ए सेट। ए सेट है हमारे पास 1, 2 और वहीं बी सेट है मेरे पास 3, 5, 6। ये हमारे पास दो सेट्स हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपको बोलता हूँ ए क्रॉस बी निकालने का, तो इसका मतलब होता है कि मैंने सारे ऑर्डर्ड पेयर में सेट्स बना करके दिखाने हैं। कैसे? इसका फर्स्ट एलिमेंट पकड़ेंगे और इसका एक एक करके तीनों एलिमेंट्स के साथ, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी चीज को, तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, बारी बारी सबके साथ होती है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो सेट निकलेंगे दैट इज 1, 3, 1, 5, 1, 6। ये आए 1 के साथ, 1 एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब 2 के साथ देखने हैं सारे के सारे, तो हमारे पास कितना आएगा 2, 3, 2, 5 एंड 2, 6। ये आपके पास ऑर्डर पेयर में जितने भी प्रोडक्ट है ये सारे पॉसिबल रिलेशंस है इस पूरी कंडीशन में। अगर आपके पास कोई दो सेट है और बोला है कि ए किस तरीके से रिलेट है बी के साथ, ए सच दैट ए इज इन अ रिलेशन विद बी, तो कितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं? तो ऑल सेट ऑफ पॉसिबल रिलेशंस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ऑल सेट ऑफ पॉसिबल रिलेशंस निकालने के लिए हमारे पास हम उनका क्या निकाल देते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना इतना ही सिंपल होता है। यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंगली आपको समझ आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से निकाला जाता है। यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में तो आपको पहले से ही पता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि रिलेशन किसको बोला जाता है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि व्हाट इज रिलेशन। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है आपके पास। ऑर्डर्ड पेयर किस चीज का ऑर्डर्ड पेयर होगा? ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर उन सारी की सारी कंडीशंस का जो कि पॉसिबल है किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में। जैसे अभी मैंने आपके पास एग्जांपल शेयर किया 1, 3, 1, 5, 1, 6। इसके अलावा आपके पास 2, 3, 2, 5 एंड 2, 6। ये ऑल पॉसिबल सेट्स थे जो कि पॉसिबल थे इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखने के बाद। तो ये सारे के सारे जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। इसमें याद रखना कि अगर मैं इन दोनों को दो अलग अलग कंडीशन में बताऊं, जैसे ये मेरे पास एक पूरा का पूरा ए सेट आएगा, तो ए जो सेट आएगा वो पूरा का पूरा वो एलिमेंट्स होंगे जो फर्स्ट पॉइंट्स पे आपके पास मेंशन किए गए हैं। तो मेरे पास रिपीटेशन नहीं अलाउड होती है, तो 1 और 2 हमने दो लिख दिए। इसके अलावा बी सेट हमारे पास इस तरीके से आएगा 5, 6 एंड 3 एज वेल।
इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, जो फर्स्ट सेट होता है, इसको बोलते हैं बच्चे डोमेन, जिसको मतलब जिससे हम लोगों ने रिलेशन एस्टेब्लिश करना, उसका फर्स्ट की इज डोमेन। तो डोमेन होता है कि जहाँ से हमने सिलेक्शन मेड करनी है। अब अगर मैं रिलेशन बताऊं तो 1 से 3, 1 से 6, 1 से 5, 2 से 3, 2 से 6, 2 से 5, ऐसे हमारे पास मल्टीपल रिलेशंस जो है इसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो ये बी वाला सेट है, इस पूरे बी वाले सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे? अगर मैं बात करूँ इस पूरे बी वाले सेट की, तो ये डोमेन है, तो इसको हम लोग इसकी रेंज पढ़ेंगे। और से सपोज कि अगर कोई ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट इस वाले उसमें रह जाते हैं, जैसे मान लो 4 होता अगर, जिसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं बनता। अगर मान लो कि बी वाला जो हमारा जो अभी हमने लिया, अभी तो हमने एग्जांपल में जो बी सेट लिया था उसमें 4 था ही नहीं ना, पर अगर मान लो बी में 4 भी है पर 4 किसी के साथ रिलेशन में नहीं आता, तो बी सेट जो है पूरा का पूरा उसको कोडोमेन बोला जाएगा। कोडोमेन होता है पूरा का पूरा बी सेट, जो भी होगा, चाहे उसकी कोई प्री इमेजेस होगी चाहे नहीं होगी। इनको बोला जाता है इमेजेस, भी बोला जाता है कि दीज आर द इमेजेस ऑफ फर्स्ट ग्रुप, और इनको बोला जाता है प्री इमेजेस। प्री इमेजेस होनी जरूरी होती है, तो ये आपके पास प्री इमेजेस की तरह कंसीडर किए जाएंगे। ऐसे एलिमेंट्स जो किसी के साथ रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश करते फिर भी सेट के अंदर है, तो क्यूमुलेटिवली वो पूरा सेट ही कोडोमेन बोला जाएगा। रेंज में बस वही एलिमेंट्स लिए जाएंगे स्पेसिफिकली जो पीछे ए वाले सेट के साथ किसी ना किसी रिलेशन में होने चाहिए, एक रिलेशन में तो होने ही चाहिए कम से कम, तो फिर उसको हम रेंज में कंसीडर करेंगे। तो अगर मान लो कि ये सेट है 5 6 3 4 का, तो इसकी जो रेंज निकलेगी, रेंज इसमें सिर्फ 3 ही आएंगे, 5 6 एंड 3, इसके अलावा नहीं कोई भी कंसीडर, 4 को कंसीडर नहीं किया जाएगा रेंज। ये आपको कंडीशनली पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने एक चीज और ध्यान रखना है, अगर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज बेसिकली पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इज बेसिकली क्यू, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 2 रेज़ टू द पावर p into q। जितने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जितने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जैसे से सपोज कि मेरा ए एलिमेंट जो था, अभी पीछे हमने जो क्वेश्चन किया उसमें ये था, बी जो था वो हमारे पास 3 5 और 6 था, 3 एलिमेंट्स इसके थे। तो इसके अकॉर्डिंगली इसके एलिमेंट्स 2 हैं, इसके एलिमेंट्स टोटल 3 है, तो इट इज 2 into 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6, दैट इज 64 आई गेस। ये 64 होगा या 128 होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई सिर्फ 2 की पावर 6 है। कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 की पावर 5 32 होती है आई थिंक सो, सो 2 की पावर 6 जो होती है 64 के नज़दीक पे आएगी, ठीक डन। ये हमारे पास सारी की सारी कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए एक रिलेशन के बारे में, ठीक है। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट होती है, जो ग्राफिकल मोड में आपको हेल्प कर सकती है। सबसे पहली बात है हमारे पास कि हमारे पास ग्राफ्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आता है स्ट्रेट लाइन फंक्शन। स्ट्रेट लाइन फंक्शन, तो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन में अगर मैं एक ग्राफ बना दूँ तो वो इस तरीके से जाएगा, या तो फिर इधरली वे इस तरीके से भी जा सकता है। जितने पॉइंट्स पे वो कट करता है उतने उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस वैसे तो पॉलिनोमियल कंडीशंस में होते हैं, तो ये जो पॉइंट होते हैं आपके पास जहाँ जहाँ पे ये एक्स और वाई एक्सिस पे कट करता है, वही पॉइंट आपके पास कंसीडरिंग कंडीशन होती है जिसको हम लोगों ने दिखाना होता है। अगर मैं बात करूँ कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे दिखती है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरीके से होती है, 6x + 2y = 9 एंड 5x + 3y = 4। याद रखना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो होती है वो हमेशा एक लाइन की कंडीशन होती है। इसको जर्नल सेंस में अगर मैं कोनिक सेक्शन की बात करूं तो y = mx + c की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर m इज द स्लोप। और स्लोप कैसे निकाली जाती है, dy/dx करके, या रेट ऑफ चेंज, या फिर इसको आप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके भी बोल सकते हैं, या हम कोनिकल सेक्शन में ज़्यादा आसानी से समझेंगे। तो ये जो है ये जनरल इक्वेशन है किसकी, एक स्ट्रेट लाइन की, ठीक है।
इस तरीके से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। ये सिंपल सी कंडीशन होती है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास लाइन की कंडीशन है। अच्छा याद रखना, अगर लाइन इस तरीके से है, अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूँ, ये वाला जो मैंने ग्राफ बनाया, देखो इसकी वैल्यू थ्रू आउट जो है वो सेम ही रह रही है, इसलिए ऐसे को हम लोग लाइन तो बोलेंगे ही, साथ में इसको कांस्टेंट ग्राफ भी बोलते हैं, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू जो है थ्रू आउट ही कैसे जा रही है, कांस्टेंट है। मैं एक बार इस बार से बना के दिखा देता हूँ आपको कांस्टेंट ग्राफ किस तरीके से बनता है। कांस्टेंट ग्राफ जो है, अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके से किसी एक पॉइंट से होकर के जाएगा दोनों तरफ को बराबर स्ट्रेच पे, दैट इज अ कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है पॉलिनोमियल ग्राफ्स। पॉलिनोमियल ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूँ कि पॉलिनोमियल ग्राफ किस तरीके से काम करते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये याद रखना, जिसमें आपके पास रेज टू दी पावर पे चलता है, ये सिंगल वेरिएबल होते हैं, वन वेरिएबल कंडीशंस होती है। इसको अगर मैं जनरल सेंस में लिखूं तो जैसे ax³ प्लस मतलब स्क्वायर की कंडीशन पे आवा, क्वाड्रेटिक, बेसिकली हम पॉलिनोमियल में अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इसी के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं कि हमारे पास क्या क्या रहेगा, देन इट विल बी ax² प्लस bx प्लस c। ये अगर मैं इसका ग्राफ की बात करूं तो देखो, अगर ये x के ऊपर डिपेंडेंट है तो हमेशा y की साइड को बनेगा, और अगर यही कंडीशन y के ऊपर डिपेंडेंट हुई जैसे ay² प्लस by प्लस c, तो ये हमेशा आपके पास x एक्सिस की फॉर्म में बनेगा। ये आपने ध्यान, तो एक चीज ध्यान रखना कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन x के ऊपर डिपेंडेंट होती है वो y का आंसर देती है, और जो पॉलिनोमियल इक्वेशन y के ऊपर डिपेंडेंट होती है वो x का आंसर देती है। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है क्यूबिकल, मतलब आपके क्यूबिकल कंडीशन या क्यूबिकल पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल की एक कंडीशन है, पर क्यूबिकल पॉलिनोमियल जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। क्यों होता है अलग भाई, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर 3 में आ जाती है, इस तरीके से वो आपके पास अलग होता है। तो आपको एक तो याद रखना पावर स्टेट क्या करती है, देखो किसी पॉलिनोमियल कंडीशन की जितनी ज्यादा पावर, वो क्या बताता है, उसके उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस बताता है। क्या बताता है, नंबर ऑफ जीरोस। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा भी था कि नंबर ऑफ जीरोस किस तरीके से निकालते थे, जिसको हम लोग बेसिकली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अगर आपको याद हो, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ऐसे करके निकालते थे। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलता है, इससे पता चलता है। नंबर ऑफ जीरोस कन्वे क्या करता है भाई, नंबर ऑफ जीरो कन्वे करता है कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हमारा जो ग्राफ है कितनी बार कट करेगा। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है तो देखो ये 3 बार कट करेगा, 2 बार नहीं कट करेगा। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 थी, तो जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ 2 ही जगह पे कट करेगा, यूनिक। और ये जो ग्राफ होता है यू शेप्ड, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी सिमेट्री है, ये पैराबोला। ये कौन सी सिमेट्री होती है, पैराबोला सिमेट्री। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, अगर ऐसा ग्राफ है नीचे की तरफ को, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। ये कौन सी सिमेट्री होती है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला। ये मेरे पास कंडीशंस आपको मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ये हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं। इसके बाद आपने एक चीज ध्यान रखना भी, रैशनल नंबर्स पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि रैशनल नंबर के ग्राफ कैसे कैसे होते हैं, तो रैशनल नंबर्स पे अगर हम लोग आ जाएं कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स, तो याद रखना रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में जो है वो बता सकें। तो दे आर रैशनल नंबर जिनका अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये हाइपरबोला बनाते हैं, या तो इधर को या तो इधर को। इस सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला, और ये हाइपरबोला कहाँ बनते हैं, आपके पास रैशनल नंबर्स की कंडीशन में बनते हैं। ये आपके पास आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है मॉड्यूलस ऑफ अ फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉड्यूलस ऑफ अ फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से होता है। मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है ना हमारे पास, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब चीज मॉड के बाहर आती है वैसे तो पॉजिटिव भी होती है, पर आपने ये ध्यान रखा होगा कि मॉड के बाहर आने पे 2 वैल्यूज निकलती है। तो आपने हमेशा याद रखना भाई, जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है उसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, दोनों तरफ ऐसे और ऐसे वी शेप्ड सिमेट्री रहती है आपके पास। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसके बाद आता जाता है ये हमारे पास सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन किस तरीके से लिया जाता है,
मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक बार बता देता हूँ कि व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम लोग 3 कंडीशंस में बांट लेते हैं। तो सिग्नम फंक्शन किस तरीके से हमारे पास काम करता है देख लीजिए। सिग्नम फंक्शन जो होता है हमारे पास, ये किसी ऑब्जेक्ट की तीनों वैल्यू देता है, हाईएस्ट, लोएस्ट और मॉडरेट। एफ एक्स मान लो हमारे पास दो कंडीशन है, तो एक बार पॉजिटिव एक्स आएगा, एक बार जीरो आएगा, एक बार नेगेटिव एक्स आएगा। फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो और फॉर एक्स इज लेस देन जीरो। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाने पे जाएंगे तो एक बार ये इस तरफ हो जाएगा, एक तरफ ये इस बार हो जाएगा और एक बार जीरो पे आएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी व्हेन एक्स इज लेस देन 1 की या लेस देन जीरो की। x इज लेस देन जीरो, ये वाली कंडीशन आएगी x इज ग्रेटर देन जीरो और ये वाली कंडीशन आएगी x इज इक्वल टू जीरो। याद रखना x हमेशा y की कंडीशन देगा, y x की कंडीशन देगा। तो ये हमारे पास कंडीशन रहती है। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी एक काम का फंक्शन होता है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कि व्हाट आर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो याद रखना इसमें हमेशा हमने नाम इसका ग्रेटेस्ट है पर हमने वैल्यू सिलेक्ट सबसे स्मॉलेस्ट करनी होती है। किस तरीके से, जैसे मैं बोलूं कि इसको इस तरीके से ब्रैकेट्स के साथ डिनोट किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि 0.76, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन होगी वो 0 होगी। 1 नहीं बनाएंगे हम इसका, हम इसको 0 कर देंगे। और अगर मैं बोलूं कि 0.25 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है एक, तो अगर मैं स्मॉलेस्ट वाले की बात करूं तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने क्या करना है, हमने बड़ी वाली वैल्यू पकड़नी है। तो वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू कितनी आएगी, इसकी 0 नहीं आएगी, 0 के अलावा अगली वैल्यू पे शिफ्ट अप कर जाएंगे, दैट इज 1। इसको अगर ग्राफिकली हम लोग बनाएं तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरीके से बनता है। ये वैल्यू है और हमने पीछे की तरफ को बनाना है, ये मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बनाया। अगर यही मैं आपके पास इसका बनाना चाहूँ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो वो आपके पास उसका जो एरो होगा स्मॉलेस्ट वाले का वो ग्रेटर वाली साइड को होगा। तो अगर मैं इसको बोलूं कि आपके पास ये वाला इसका ग्राफ बना दो तो ये इस तरफ को पॉइंटेड आउट रहेगा, ये आपने ध्यान रखना। तो इतने सारे टाइप के हमारे पास जो है वो फंक्शंस रहते हैं। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि फंक्शन कैसे अलग होता है किसी रिलेशन से। देखो जो फंक्शन होता है ना भाई वो प्री डिफाइंड होता है। फंक्शन हमेशा क्या होगा, फंक्शन वो होगा फ्रॉम सेट ए टू बी जिसमें हर जो एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए should have only one image in B और यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो एक एलिमेंट है वो मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने पिछला वाला आपको एग्जांपल दिखाया था, मेरे पास 1 और 2 है और आगे हमारे पास 3 5 6 था। तो ये एक रिलेशन है क्योंकि 1 जो है वो मल्टीपल के साथ कनेक्टेड है, 2 भी आगे मल्टीपल के साथ कनेक्टेड है। तो ये रिलेशन फंक्शन कब होगा कि अगर मान लो कि 1 और 2 आपके पास है और ये 3 5 और 6 के साथ है, तो अगर 1 सिर्फ एक के साथ ही कनेक्टेड है, 2 भी सिर्फ एक के साथ ही कनेक्टेड है। याद रखना डोमेन के सारे पार्ट्स जो हैं उसकी कोई ना कोई एक इमेज होनी ही होनी चाहिए। हाँ, जो आपके पास सेकंड ग्रुप है उसकी अगर किसी की नहीं भी बन रही तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोडोमेन में आ जाएगा और जिनके साथ रिलेशन में है वो आपके पास किस में आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे। क्लियर है? यूनिक इमेजेस होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आपके पास कोई यूनिक इमेज ना हो। जैसे 3 है हमारे पास, तो 3 की आपके पास ये भी कंडीशन हो सकती है। तो ये भी एक तरीके का फंक्शन ही है। इट इज नॉट रिलेशन कि आपका 2 और 3 एक ही के साथ कनेक्ट किया गया है। अब डिपेंड करता है कि 2 और 3 की कंडीशन क्या बन रही है जो 5 बना रहा है। ये क्लियर है? अगर मान लो जैसे ये 2 और 3 की कंडीशन है ना, तो अगर मान लो कि मैंने आपको बोला कि अगर तो हम लोग ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो आपके पास लेस देन और इक्वल टू 2 होंगे तो हमारा आंसर जो है वो 5 होगा। और अगर ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन आपके पास 2 चला जाएगा तो फिर भी आपके पास जो कंडीशन बनेगी फाइनली वो 5 के नज़दीक पे बनेगी। ऐसी सिचुएशन में
या किसी और कंडीशन में हो सकता है कि ये वाला आंसर जो है किसी और सेंस में आया हो कि अगर ये 2 से बड़ा है 3 का है, जैसे मान लो कि y इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स वेयर x शुड बी इक्वल्स टू 3, तो आपके पास तभी भी कंडीशन जो है वो 5 ही बनेगी। पर ध्यान रखो इसको सॉल्व करने का फंक्शन कुछ और है और इसको सॉल्व करने का फंक्शन कुछ और है, दोनों अलग अलग तरीके से आंसर 5 पे आए हैं। एक ही फंक्शन के लिए दोनों का आंसर सेम नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। ध्यान रखना दो अलग अलग कंडीशन में हो सकता है, नहीं तो ये हमेशा कॉमन रखना कि इसकी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकती। तो ये वाली कंडीशन अगर ये एक के साथ दो कनेक्टेड है एक ही क्वेश्चन के लिए, तो ये कभी भी एक फंक्शन नहीं हो सकता। हाँ ये एक रिलेशन है, रिलेशन तो मल्टीपल के साथ होता है, फंक्शन होता है कि एक कंडीशन पे। जैसे कि मान लो कि आपके पास ए इज फादर ऑफ बी, तो ए इज ऑल्सो फादर ऑफ सी। हो सकता है ना, भाई बहन दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो कईयों के फादर एक भी हो सकते हैं, हो सकता है। तो ये एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन कैसा होगा, ए इज द वाइफ ऑफ बी या ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो वो फंक्शन कैसा है, वो यूनिक है। एक हस्बैंड की एक ही वाइफ होगी लॉजिकली, क्लियर, और एक वाइफ का एक ही हस्बैंड होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मल्टीपल चलेगा। हाँ ये सिनेरियो हो सकते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, पर एक आउट ऑफ सेंस की बात है। ये एक एग्जांपल है कि आपके पास जो है एक का एक के साथ जब इंडिविजुअल रिलेशन आ जाता है तो उसको हम फंक्शन बोल देते हैं। याद रखना एक की जो है एक ही इमेज होनी चाहिए, फर्स्ट वाले सेट की सेकंड, क्लियर। ये सारा कुछ था आपके पास रिलेशंस एंड फंक्शंस का।